वेलकम बच्चों। एक बार फिर से आपका एलएलटीसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जोरदार स्वागत है बच्चों। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लगातार वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर लगातार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो 11th के सभी मॉडल सेट यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं बच्चों। तो आप लोग सभी वीडियो को देखें और आपके एग्जाम हम चाहेंगे कि आपका एग्जाम बेहतर हो। तो आज हम केमिस्ट्री का भी मॉडल सेट लेके आए हैं। तो बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक देना ना भूले बच्चों, लाइक देते रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को यहां हम रख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मेरा लगातार क्लास करते होंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर समझाने हम सिखा दिए। सिग्निफिकेंट में फिगर में सिर्फ जीरो का टेंशन है। तो जीरो अगर लेफ्ट कॉर्नर में हो, नॉन जीरो के लेफ्ट कॉर्नर में हो तो सीधे इग्नोर कर देना है। राइट में हो तब भी हटा देना है, लेकिन एक सिचुएशन देखना है कि अगर पॉइंट हो तब उस जीरो को अकाउंट में लेना है। तो यहां देख रहे हैं कि ये क्या है, यही नॉन जीरो, इसको हम लोग ऐसे टारगेट करते थे। और इसके राइट में जीरो है और ना ही पॉइंट है ना ही यूनिट है, तो इसको हम लोग अकाउंट में नहीं लेंगे। यानी टोटल मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और उस तरह से बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जिस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम एडवाइस करेंगे बच्चों कि आप लोग इसे मोलिकुलर फॉर्म में लिख लें। तो देखिए, कार्बन टोटल 2 है तो C2 लिख लिए। हाइड्रोजन कितना है, 3 यहाँ 1 यहाँ, 4 यानी H4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 1 2, तो ये O2 हो गया। अब देखिए इनके एलिमेंट का रेशियो क्या है, एलिमेंट का रेशियो है 2:4:2। तो इसका सीधा तरीका क्या होता है इंपेरिकल फार्मूला के लिए, आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदलिए। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 2 दूना 4, 2 एकम, यानी 1:2:1 में। या ओवरऑल सिंपली अगर कहें तो कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना 2 और ऑक्सीजन कितना 1, यानी CH2O। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि आपके पास 1.5 m NaCl, अच्छा इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 NaCl, यानी आपको क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये मोलरिटी दिया हुआ है। तब कह रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ इतना, फिर सेकेंड सॉल्यूशन का मोलरिटी दे दिया। ये देखिए हम बताए हैं मिक्सिंग ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला आपको बताए होंगे। तो आपके लिए ये क्या हो गया, V1 हो गया, ये क्या हो गया M1 हो गया, ये क्या हो गया M2 हो गया। अब आपसे V2 पूछ रहा है हाउ मेनी ml, यानी आपसे V2 बराबर व्हाट किया हुआ है। तो लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है M1V1 बराबर M2V2, यही ना होता है। M1 आपका कितना है 1.5, तो 1.5 M1 1.5 बैठा लिए इंटू वॉल्यूम, देखिए आपका कितना दिया हुआ है 300 ml, 300 ml। तो इसको हम 300 बैठा लिए यहाँ, इज इक्वल टू M2 आपका 4.5 है तो 4.5 बैठा लिए, और यहाँ मेरा V2 हो 8 है। यहाँ से देखिए इस जगह से यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ से V2 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 300, और ये 4.5 इधर आ जाएगा तो 4.5 हो गया। अब 15 3 जा 45, और 1 डेसिमल दोनों में है तो हट जाएगा।
अब 3 से इसको काट देंगे तो 100 बार में कट जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा क्या 100 ml। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास, हाँ 4 के पास। 4 में आइए, 4 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अगर एलिमेंट्स दिया गया है, अगर एलिमेंट्स दिया गया है बच्चों, तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर एलिमेंट्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला, यही क्वेश्चन है ना, देखिएगा यही क्वेश्चन है। तो सबके केस में निकालिए, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि क्या होता है। अगर आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले आप मोल निकालेंगे बाय यूजिंग W/m और इसमें एवोगैड्रो नंबर से गुना कर दीजिएगा बस। ऐसे कहो तो सब में एवोगैड्रो नंबर आना है, तो नहीं भी लोगे तब भी आंसर पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं, समझ गए, ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं तो 1 ग्राम AU है, तो यहाँ एटम्स अगर निकालते हैं हम तो 1 ग्राम W के जगह पर 1 बैठा लिए, मोलर मास कितना होता है, लगभग 197 होता है इसका, इंटू Na ए का। बी का चेक कीजिए, 1 ग्राम है, 1 ले लिए। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, इंटू Na, ये ले लिए हम। सी में आइए, 1 लिथियम का कितना होता है, 7, तो अपॉन 7 इंटू Na। डी के लिए आइए, डी के लिए क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा 71 इंटू Na। अब आप देख के बता दीजिए कौन बड़ा है। देखिए डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो ओवरऑल छोटा होगा, तो देखिए तो डिनोमिनेटर में सबसे कम किसका है, सबसे कम इसका, देखिए है इसका 7 है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए। सीधा सीधी आपको कॉन्सेप्ट हम बताए होंगे कि Z बराबर P बराबर E होता है, पहला। दूसरा बताए होंगे फॉर्मूला न्यूट्रॉन निकालने के लिए A माइनस Z, यही फॉर्मूला बताए होंगे आपको। तो आइए हम इसका निकालते हैं, क्या मेरा दिया गया है, यही ना है, यही ना है। तो देखिए Z जितना, यही देखो नीचे वाले को Z कहते हैं, यही Z है, और ये जो ऊपर वाला है यही A है। तो जितना Z होगा उतना प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी E बराबर कितना हो गया 35, P बराबर भी कितना हो गया 35, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A माइनस Z, यानी 80 माइनस 35 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन कौन मेरा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा है तो कौन हो जाएगा मेरा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला में ये बात ध्यान देना कि अगर कोई चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज आएगा। अगर प्लस में चार्ज जैसे +1 है तो आप 1 घटा दीजिएगा इलेक्ट्रॉन के नंबर में, +2 है तो 2 घटा दीजिएगा, -1 है तब क्या कर देंगे, तब जोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या में उतना। अगर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे एक्स्ट्रा। चलिए देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए इसको भी समझ लीजिए। कह रहा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, वेवलेंथ पूछ रहा है एक बॉल का जिसका मास 0.1 kg है,
मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लेमडा बराबर एच बाई एम भी होता है, यही फॉर्मूला रिलेशन है आपका। अब इसमें लेमडा क्या है तो वेवलेंथ है, और ये क्या में मिलेगा हमको, मीटर में मिलेगा। वेलोसिटी क्या में मिलेगा तो मीटर पर सेकेंड में। अब ये मास को बी केयरफुल, मास जो है इसको बी केयरफुल रहना है, इसको जब बैठाना है तो केजी में बैठाना है। क्यों जोर दे रहे हैं सर मास पर, इसलिए कि आपके प्रीवियस ईयर मॉडल में हम देखे हैं कि मास को कभी ग्राम कर देता है, समझ रहे, कभी मिलीग्राम कर देता है। तो बी केयरफुल, यहां मास जब भी बैठेगा तो केजी में बैठेगा, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकेंड में, मीटर है, सेंटीमीटर जहां होता है वहां ग्राम में लिया जाता है, मीटर में है इसे ना पढ़ते, एम के एस यूनिट, एम से मीटर, के से केजी, एस से सेकेंड, तो सभी एम के एस में होंगे। अब बस कुछ नहीं, बस इसी को याद रखना है कि मास को हमेशा हमको केजी में रखना है। अब पुट कर दीजिए, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 डिवाइडेड बाय मास, देखिए कितना दिया हुआ है 0.1 केजी, एकदम कोई टेंशन नहीं, सीधे बैठा देंगे। लेकिन अगर ग्राम में रहा तो पहले ग्राम में रहा या मिलीग्राम में रहा, अभी दोनों तरह के डेटा का क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ केजी दे दिया है और ये 10, तो आप देख रहे हैं कि 10 से 0.1 में करेंगे ये डेसिमल हट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, 1 मतलब हटा देंगे सीधे सीधी, 6.626 इंटू 10 के पावर -34, यानी ऑप्शन कौन चला जाएगा, देखिए ऑप्शन कौन चला जाएगा, 6.626 इंटू 10 के पावर -34 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 नंबर है, नंबर दिख नहीं रहा, ये 7 नंबर हुआ। चलिए करा, द सीरीज ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच अपीयर इन द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन विजिबल रीजन में क्या होता है, हमको विजिबल रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो आपको लिखाए होंगे हम ये सब, लाइमन सीरीज, फंड सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, कौन सा है, कौन सा है बच्चों, तो बामर सीरीज है। अब इसको हम थोड़ा सा एक डेटा दे देते हैं आप लोगों को, एक डेटा दे देते हैं, पहले इतना टिक मार लीजिएगा, उसके बाद एक डेटा दे देते हैं, डेटा दे देते हैं ना, देखिएगा थोड़ा सा, एक डेटा दे रहे हैं आपको, इसके लिए एक डेटा दे रहे हैं, देखिए सामने एक डेटा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कि लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, बामर सीरीज देखो यह विजिबल, और यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको आप हटा लीजिएगा, ये अल्ट्रा वायलेट नहीं है, कुछ है रीजन, लेकिन अभी आप इतना बोर्ड के लिए ये सब मत सोचिए। बामर सीरीज विजिबल के लिए, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड, बामर ब्रैकेट और फंड सीरीज ये तीनों इंफ्रारेड के लिए, इंफ्रारेड याद कर लीजिए। अभी भले विजिबल रीजन वाला पूछा, शायद अल्ट्रा वायलेट का पूछ दे, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग बढ़िया से इसको एक बार याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7 देख लिए हम लोग, 7 का आंसर हमारा क्या आ गया, 7 का आंसर मेरा क्या आ गया, 7 का आंसर हमारा क्या आ गया, बामर सीरीज, यही ना। चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो हिंदी में था, इंग्लिश वाला लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए, Which of the following quantum number define the 3-dimensional shape of orbital? इसमें 4 क्वांटम नंबर आप लोग पढ़े होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें से कौन है
जो 3 डायमेंशनल ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करता है, कौन है इसमें? तो इसके लिए भी हम एक आइडिया दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। इसके लिए भी हम कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसके लिए भी हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए बाबू, ये कुछ डेटा दे रहे हैं हम आपको, जो याद रखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, यही क्वेश्चन था ना, अब यही क्वेश्चन था ना, 3 डायमेंशनल शेप को क्या करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में या एंगुलर मोमेंटम के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर बताता है बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के पास आते हैं, क्वेश्चन के पास आते हैं बच्चों। चलिए, तो अब बताइए आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल? तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चा पाटिलो? एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3? यानी आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है। तो आपको बताया गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा? क्या पढ़े? n स्क्वायर, यही पढ़े हैं हम लोग। n कितना दिया गया है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। यानी मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब पूछ देता कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो 9 ऑर्बिटल है बच्चों, तो 9 ऑर्बिटल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब आगे देखते हैं, देखिएगा इधर। Which of the following species is isoelectronic with CH4? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब का, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन। तो पहले मीथेन का देखिए बच्चों, कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6। अब एक हाइड्रोजन के पास 1, तो 4 के पास 4, 6 4 10। अब चेक कीजिए इसमें से 10 किसके पास है? वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। सोडियम का कितना होता है? 11। आर्गन का कितना होता है? 18। नियोन का कितना होता है? 10। आ गया आंसर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर कौन है? 11। कर आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, व्हिच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव होगा? तो आपको याद भी कराया गया होगा। देखिए यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन जैसी दुगो नजर आ जाए, बाकी रहता तो कुछ सोचते, लेकिन यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन है, इन दोनों में देखना है। इन दोनों में अगर हमको पकड़ना है तो फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है घटता है, लेकिन आपको एक्सेप्शन में बताया गया होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन जब नीचे आता है तो घटता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटता है बच्चों, डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन क्लोरीन इज द एक्सेप्शन। कारण क्या है? इसका साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या टिक मारिएगा? क्या आएगा आंसर इसका? क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन भी पीरियोडिक टेबल से ही है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, इसको तो हम लोग
कई जगह पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में तो पढ़ते ही, तो हम ऑर्गेनिक में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताए होंगे। करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज, इसमें से सबसे बड़ा साइज में कौन है और सबसे छोटा। तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को। तो बेरिलियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम है और थर्ड ए में बोरॉन के जस्ट नीचे एल्यूमिनियम है। पीरियोडिक टेबल में देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीजेज। तो अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा है। अब आइए इनके आयन भी दिए गए हैं, तो ये भी बात आप लोगों को बताया गया होगा कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम कैटायन है, इस तरह का है। अब एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम कैटायन है, तो आपको बताया गया हो कि हमेशा न्यूट्रल एटम का जो साइज होता है वो बड़ा होता है कैटायन के रेस्पेक्ट में, अपने कैटायन कोरेस्पोंडिंग कैटायन बोलिए। उसी तरह एल्यूमिनियम का ही कैटायन है तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा। तो अब आइए सबसे बड़ा कौन इसमें आपको नजर आ रहा है, मैग्नीशियम सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात आएगा तो मैग्नीशियम से छोटा एल्युमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम से भी छोटा ये Al3+ है, यानी आपका ऑप्शन कौन चला जाएगा, Mg एंड Al3+, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब 3D सीरीज आपको जब बताया गया होगा तो बताया कैसे भरते हो, जैसे स्कैंडियम का कैसे भरते हो, तो क्या कहते हो 3D1 4s2, फिर टाइटेनियम वेनेडियम वैसे करते हो 3D, क्या करते हो बारी बारी से 4s2 तो क्लियर है, 3D1 4s2, 3D2 4s3, सॉरी 3D2 4s2, अगला के लिए क्या करोगे 3D3 4s2, ऐसे ही करते करते 3D10 4s2 तक पहुंचते हैं। तो आप देखिए कौन सही है, तो डी और एस वाला चूज करना है। तो डी और एस वाला यहां देखिए है 1 से लेके 10 तक और 1 से लेके 2 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। आई BeCl2 का आपको डाइपोल मोमेंट बताना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा BeCl2 का। तो डाइपोल मोमेंट जानने के लिए अगर एग्जैक्टली जानना है तो आप पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन जानिए BeCl2 का। तो बेरिलियम सेकेंड ए का है, इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एंगेज है, यानी यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। तो 2 क्लोरीन से 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। अब sp के लिए शेप कैसा हो जाता है, लीनियर BeCl2 BeCl2। अब बताइए क्लोरीन क्या करेगा, इधर की ओर खींचेगा और ये क्लोरीन इधर की ओर खींचेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा हमारा क्या आ जाएगा 0। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, O2 का आबंध कोटि क्या है, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज। अब इसके लिए तो फॉर्मूला भी बताए हैं और एक ट्रिक भी बताए हैं कि ध्यान दिए होंगे कि इस तरह से यहां पर इस तरह से बताया था कि ये 14 है, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और ऑक्सीजन का 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 स्टेप नीचे आते थे 15 और ये 16, पूरा तो नहीं बता रहे हैं हम। ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप के लिए 2.5, दूसरा स्टेप के लिए 2 हो गया, यानी बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ गया, इसके लिए बी आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। अब ऐसे भी आप देखते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 भी हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन है, 16 भी हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कर रहा है,
द शेप ऑफ वाटर मोलिक्यूल इज, तो सीधे वाटर लिखिए आप इस तरह से, वाटर लिखिए बच्चों, ये H2O है। अब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तभी शेप बता सकते हैं आप। तो चलिए, ऑक्सीजन छठा ग्रुप का है, 6A का है, तो इसका आउटरमोस्ट में 6 में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है अपना, तो बचा 4, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर, तो 2 और 2 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अब sp3 हो तो इसके अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल होता है, इस तरह से देखिए, 2 हाइड्रोजन ऐसे डाल दिए और 2 लॉन पेयर को ऐसे डाल दिए, इस तरह से डाल दिए। लेकिन शेप बताते समय लॉन पेयर को हम लोग इग्नोर करके रखते हैं। अब ऊपर ढक लीजिए, नीचे कैसा शेप दिख रहा है, V शेप या बेंट शेप इसको बोलते हैं, इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंट। अब बेंट शेप है तो इसके लिए इसको हम टिक मार देंगे, कौन से ऑप्शन को, सी ऑप्शन को। अब कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। एक चीज याद रखना, अगर कार्बन का कंपाउंड है, हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, तो उसके लिए सीधा सा सिस्टम है, लॉन पेयर पर कंसीडरेशन लाना ही मत। सीधे कार्बन का आप देखो, 2 चीज देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड से है कि डबल बॉन्ड से है कि ट्रिपल बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड से है तो sp3, या सीधे सीधे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनो, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच है, तो 4 के लिए क्या होता है, sp3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इज द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो बताए हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, चाहे वो सॉलिड फेज में हो, चाहे वो गैस फेज में हो, समझ रहे हो, किसी भी फेज में हो, 0 होता है उनका एंथैल्पी। यानी एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट पूछे तो आंसर मारेंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल, देखो यहाँ आइसो का मतलब सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, 2 बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए तो उसको मैं कहा डेल्टा टी चेंज क्या देखेंगे, टेम्परेचर में चेंज क्या आ जाएगा, 0, यानी डेल्टा टी इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 0 होगा। अब लाइव सेशन जब एक लिए थे पिछला सेशन, उसमें सब बताए थे कि डेल्टा क्यू 0 हो तब क्या, क्यू 0 हो तब क्या, टी 0 का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 20 को भी अच्छा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, तारा एक रिएक्शन दिया गया है 2Cl से Cl2 दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, 2Cl से Cl2 जा रहा है, तो यहां आप ध्यान दीजिए हो क्या रहा है, 2 क्लोरीन मिल के Cl2 बना रहा है, यानी ClCl बना रहा है। क्या आप देख रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको हम बताए हैं बच्चों कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अब एनर्जी रिलीज होता है बच्चों, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा H निगेटिव हो जाएगा इस तरह से। अब दूसरा चीज क्या कहा है कि डेल्टा H के बारे में तो बता दिया, अब डेल्टा S क्या होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी है। अब एंट्रोपी को बहुत तरीकों से समझते हैं, सिंपल तरीके से समझना है तो अगर आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा S पॉजिटिव। अब नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा S निगेटिव, या दूसरा रैंडमनेस के टर्म में हम लोग समझते हैं, लेकिन वहां इतना यहां नहीं सोचना है। सीधे देखिए 2 Cl मिल के
एगो Cl2 बना ले रहा है, 2 Cl मिल के एक Cl2 बन रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल सोचो तो क्या हो रहा है, घट रहा है। अब घट रहा है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव, यानी मेरा ऑप्शन कौन चला जाएगा, दोनों निगेटिव आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निगेटिव हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्या है, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी स्पॉन्टेनियस की बात होगी, जब भी स्पॉन्टेनियस की बात होगी तो गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी ये दोनों जिम्मेवार होता है। स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए और डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये याद कर लीजिए एकदम। डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन 0 होने का मतलब निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। अब डेल्टा एस का वैल्यू 0 से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव। अब टिक आउट कीजिए बच्चों, कौन सही है, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों के टर्म में है। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 नहीं, लेस देन 0 होना चाहिए, तो पहला गलत है। डेल्टा एस लेस देन 0, बी भी गलत है। डेल्टा जी लेस देन 0, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, एच बराबर यू प्लस पी प्लस भी के संबंध में, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन द रिलेशन एच बराबर यू प्लस भी, यू रिप्रेजेंट्स। तो आप जैसा कि जानते हैं एच क्या है, एच क्या है, इंथैल्पी, एच इंथैल्पी है। यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ओके। पी क्या है, पी तो सबको ही जान रहे हैं कि प्रेशर होता है। भी क्या है, वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम है। तो बताइए यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए जल्दी से, इंटरनल एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए अब आइए इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर की ओर माइग्रेट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम में आप लोग क्या देखते हैं बच्चों, सीधे सीधे आपको तरीका बताए हैं कि केसी हो या केपी हो, केसी हो या केपी हो। यहां क्या पूछा है आपसे, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, केसी हो या केपी हो। ऊपर आपको केसी हो तो आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेना है, और नीचे आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेना है। और आपको बताए हैं कि अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आ जाए तो उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है और कितना होता है, 1 होता है। तो आइए सामने जो रिएक्शन दिया गया है देखिए, पहले प्रोडक्ट का लिखना है, तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ CO2 गैस है, तो सॉलिड आ गया, इसको सीधे हटा दो। अब सिर्फ प्रोडक्ट में आपका CO2 है, तो ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। और अगर लिखना ही चाहते हो तो सॉलिड वाले के जगह पर सीधे 1 लिख दो, डिवाइडेड बाय, नीचे आओ रिएक्टेंट का नीचे लेना है, तो ये भी सॉलिड है तो ये भी 1 आ गया, यानी सीधे सीधे आपका आंसर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से ही, आयनिक से है, 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर को कह रहा है कि द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। तो आपको बताए हैं कि द कंजुगेट बेस में H प्लस ऐड कर देते हैं तो जो मिलेगा वही आपका होगा कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। और अगर एसिड में से
H प्लस घटा देते हैं तो आपका होता है कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड निकालना है ना, कंजुगेट एसिड ना, तो जो दिया गया है उसमें क्या करना होगा, H प्लस ऐड करना होगा, जोड़ दीजिए H प्लस को, तो ये लोन पेयर खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा H3O प्लस, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट पीएच ऑफ। अब इस तरह के क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करने हम आपको सिखाए हैं। देखिए, इसको सीधे सीधे क्या मान लीजिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 जीरो है, तो सीधे इसको 10 के पावर -4 मानिए, यानी 10 के पावर 6 से नीचे है, तो फिर यह नो एक्सेप्शन, सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, बैठा दीजिए माइनस लॉग, क्या बिठा देंगे 10 टू द पावर -4। अब आपको पता है लॉग m का पावर n है तो ये गुना में आ जाता है, यानी माइनस तो पहले से है, अब ये -4 आया इंटू लॉग 10। अब लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है और माइनस माइनस प्लस 4, और ये लॉग 10 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो 26 को हम इंग्लिश वाला ले लेते हैं, इंग्लिश वाला ही पढ़ेंगे ना। चलिए, यही 26 नंबर है। 26 नंबर आपका, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्वेशन ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। ये जो इक्विलिब्रियम दिया गया है, अब देखिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल, पहला ही स्टेटमेंट आप लोगों को बताए थे, क्या सुनिएगा, कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट में होता है, और अगर आप उसको छेड़िएगा, अगर आप उसको डिस्टर्ब कीजिएगा, तो कुछ देर के बाद फिर रिएक्शन क्या चाहेगा कि हम फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। सपोज करो प्रोडक्ट को डिस्टर्ब किए, प्रोडक्ट को बढ़ा दिए, तो रिएक्शन जस्ट उसका उल्टा इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो फिर से इक्विलिब्रियम पर आना चाहता है। अगर प्रोडक्ट को हम बढ़ाए हैं तो रिएक्शन चाहेगा कि हम उसको घटाएं, तो घटेगा कैसे प्रोडक्ट, जब रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना होगा। सपोज करो रिएक्टेंट को बढ़ा दिए, हम इक्विलिब्रियम में था कोई रिएक्शन, रिएक्टेंट को बढ़ा दिए, तो रिएक्शन चाहेगा कि हम उसको घटाएं। अब रिएक्टेंट घटेगा तो कैसे घटेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके। अब देखिए स्टिक मार दीजिए इसको देख के, क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ H2, आप H2 को बढ़ा रहे हैं, यानी किसको बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम तो आप इसका डिस्टर्ब कर दिए, अभी क्या चाहेगा कि हम इसको बढ़ाएं, आप इसको रिएक्टेंट को बढ़ाए हैं, तो ये क्या चाहेगा, घटाना चाहेगा। अब कैसे घटेगा भाई, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी प्रोडक्ट की ओर भागेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। डी में है नन ऑफ दीज, तो रिएक्शन किधर प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड में जाने का मतलब क्या, प्रोडक्ट की ओर, यानी रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ली चैटेलियर प्रिंसिपल से था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, क्या करा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, तो निकाल लीजिए। तो आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यही है H2SO4, जिसका निकालने के लिए कह रहा है इसको x मान लीजिए, इसको x मान लिए। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कहीं कहीं माइनस भी करता है, तो कितना होता है हाइड्रोजन पर +1, तो 2 इंटू +1 कर दिए इस तरह से, प्लस 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन पर कितना होता है चार्ज, -2 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, इधर से कितना हो गया 2 + x और 4 2 जा 8 -8 बराबर 0,
और यहां से x या 2 यहीं घटा दीजिए तो -6 हो गया बराबर 0, x इक्वल टू +6 आ गया बच्चों, यानी +6 ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, which of the following species does not show disproportionation tendency। अब इसके लिए तो कहानी बहुत सारा है, लेकिन हमको कम समय में बताना है तो सिंपल सा बताते हैं। देखिए क्लोरीन जो है ढेर सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा -1, और सबसे मैक्सिमम कितना होगा +7 तक जा सकता है क्लोरीन, समझ रहे हो। तो देखो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो अगर हम इसको x मानते हैं क्लोरीन को, अब एक ऑक्सीजन है तो इसको -2 माने बराबर 0, यही ना, अरे यही ना हुआ। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर यहां से क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया +2, यहां क्या आया देखिए, तो इसको x मान लिए। अब 2 ऑक्सीजन है तो 2 दूना 4 बराबर -1। अब यहां से x का वैल्यू निकाले तो क्या आ गया, माइनस में है तो उधर प्लस में चला जाएगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, इसको x मान लिए तो 3 दूना 6 -6 बराबर -1, तो यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या आ गया बताइए, -6 उधर +6 में चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। यहां पर निकालिए तो x -4 दूना 8 बराबर -1, यानी x बराबर यहां निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +7। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या, कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता भी हो और घट भी सकता हो, तो बाकी सब में देखो बढ़ घट सकता है, लेकिन क्या क्लोरीन 7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट घट तो जाएगा, लेकिन क्या 7 से ज्यादा बढ़ पाएगा, तो नहीं बढ़ पाएगा बच्चों। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन दोनों नहीं दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं। बेंजीन पहले बनाने सीखिए, यही बेंजीन है आपका, देख लीजिए। अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड डाल देते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड है तो हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है, उसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक होगा, तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, अब एक बच रहा है तो वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा। और सेम सिचुएशन हर जगह होगा बच्चों, देखो इस तरह से, इस तरह से। अब एक डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है तो कितना पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड आपसे पूछे तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई हो गया। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें बच्चों तो बाकी जो बचा वो सिग्मा बॉन्ड है। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे हो गया, और 6 हाइड्रोजन वाला, यानी कितना हो गया 12 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, पहले सिग्मा बॉन्ड कहा है कि पहले सिग्मा बताइए, तो सिग्मा 12 पाई 3, सिग्मा 12 और पाई 3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहाने से आपसे पाई इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, तो जब इलेक्ट्रॉन पूछे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछता तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछता तो 12 दूना 24 इलेक्ट्रॉन हो जाता। अगला क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी, अभी बता दिए हैं कुछ देर पहले कि अगर कार्बन का केस हो तो सिर्फ आप सिग्मा बॉन्ड देखिए बस। तो देखिए 2 हाइड्रोजन इधर और एगो इधर है, तो 2 और 1 3, 3 के लिए क्या होता है sp2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है कि नोट कह रहा है, नोट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मैंने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर रहा है, यानी वो है क्या, तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपको बच्चों सीधा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि या तो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज होना चाहिए, नहीं तो ऐसा स्पेसीज जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। अब पॉजिटिव स्पेसीज तो ऐसी पहचानते हैं, तो हम बोले थे ऑल पॉजिटिव स्पेसीज, समझ गया। और साथ में 4 और एग्जांपल याद करने के लिए बोले थे, जैसे पॉजिटिव तो आ जाएगा तो इसका तो ढेर सारा एग्जांपल है, लेकिन 4 गो उसके अलावा कहे थे BF3, AlCl3, ZnCl2 और FeCl3। इस क्वेश्चन में जब हम आए तो सीधे हमको दिख गया इलेक्ट्रोफाइल माने प्लस वाला, तो पहले तो देखो कि प्लस वाला है कि नहीं, तो सीधे प्लस वाला नजर आ गया, तो यही टिक हो गया, प्लस वाला। और वही 4 को याद रखिएगा, याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो वैसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी बकवास नहीं करना है, तो सीधे सीधे कीजिए कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। देख लो BF3 में 3 बॉन्ड है सिग्मा, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा यानी इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल होगा। आगे चलते हैं बच्चों, नोट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल कहा था, नोट एक्ट एज यानी इलेक्ट्रोफाइल चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 के लिए आइए आइसोमेरिज्म थोड़ा सा जानते हैं। यदि कोई डाई वैलेंट एटम है, देखो यहाँ ऑक्सीजन इस तरह सा है, एक टॉपिक समझा रहे हैं। देखो जैसे इधर हमने क्या कर दिया कि 3 कार्बन ले लिया, इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन। अभी डाई, ये जो वैलेंसी देख रहे हो, इस वैलेंसी की ओर अगर अल्काइल, देखो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, लेकिन ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जो देख रहे हो ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से, जैसे इधर 3 और 1 है, तो अगला में अगर इधर का कर दिए 2, इधर भी कर दिए 2, तो देखो तो अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू डाइवैलेंट ऑक्सीजन। तो इस तरह के आइसोमर को मेटामर्स कहते हैं बच्चों, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ये देखो यही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कह रहा कि ये दोनों में कौन सा आइसोमर है, तो इसको बोलेंगे मेटामर्स, और इस तरह के आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहेंगे, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए, द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स। आपको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। और यहां भी देखिएगा नोट कह दिया है, नोट, यहां ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बच्चा को पता होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में सबसे फेमस एग्जांपल ऑल अल्काइल एंड साइक्लो अल्काइल ग्रुप। तो अब देखिए इसमें से कौन अल्काइल और साइक्लो अल्काइल ग्रुप है, तो सीधे सीधे हमको ऑप्शन नजर आ रहा है बी, अल्काइल ग्रुप। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रा नहीं करता है। अब इन लोग में देखो, इन लोग जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ये सब। अब क्वेश्चन में कहा कि कौन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब रिएक्शन आने वाला है, रिएक्शन आने वाला है। चलिए 35 की ओर चलते हैं बच्चों, यही है 35। सामने देखिए HBr से कराया है, तो बाबू यहां पर आपको पता है कौन सा रूल लगता है, एम रूल लगता है। एम रूल यानी मार्कोनी कॉप्स रूल, एम रूल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। वो क्या बताया था
देखिए इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, इधर हम कहीं लिख दे क्या, हाँ यहाँ लिख दे रहे हैं, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिए ना, तो क्या मिला हमको CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिए तो यहाँ यहाँ बॉन्ड खाली हो गया। अब देखिए मार्कोनिकोव्स क्या कहा था, मार्कोनिकोव्स क्या कहा था कि निगेटिव पार्ट, ये जो निगेटिव पार्ट दिख रहा है वो वहां बैठता है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। अब मार्कोनिकोव्स क्या कहा था, एम रूल क्या कहा था, यहाँ लिख रहे हैं, एम रूल क्या कहा था कि निगेटिव पार्ट वहां बैठेगा जहां पर लेस हाइड्रोजन हो, अब पॉजिटिव पार्ट वहां बैठेगा जहां मोर हाइड्रोजन हो। तो आप देख लीजिए सामने, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट को वहां बैठाना है जहां लेस है, अब पॉजिटिव पार्ट को वहां बैठाना है जहां मोर है। तो बैठा दीजिए, तो यहाँ बीच में Br आ गया और यहाँ हाइड्रोजन आ गया, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, ए। अब बी केयरफुल बच्चों, अगर एरो पर परऑक्साइड आ गया, यहां पर यही रिएक्शन को लिख दे रहे हैं कि अगर एरो पर परऑक्साइड आ गया, एरो यहाँ HBr है लेकिन एरो पर परऑक्साइड है, परऑक्साइड है, तब यहां उल्टा, तब यहां पर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है, माने उल्टा बैठा दो। पहले निगेटिव पार्ट कहां बैठाता था, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, अब कहां बैठाना है, जहां मोर रहेगा। अब पॉजिटिव कहां बैठेगा, जहां लेस है, यानी तब इस केस में क्या प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा बताइए, तब इस केस में H यहां पर बैठेगा और Br जाके यहां बैठ जाएगा, यानी CH2Br, इस तरह से देख लीजिए। ये वाला केस याद रखिएगा, ये भी केस याद रखिए। ये कब लगेगा, जब एरो पर आप परऑक्साइड नजर आएगा, लेकिन यहां पर एरो पर परऑक्साइड है नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर परऑक्साइड रहता तब ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हमको जगह चाहिए, तो पहले इसको हम हटाते हैं। अब ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहा कि द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन, इथाइन में क्या करना है बच्चों, यहां से हम इथाइन बना रहे हैं, देखिएगा यही है बच्चों इथाइन, इसमें वाटर का एडिशन कराना है बच्चों। किसके प्रेजेंस में कह रहा है, तो HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में। बस इसके रिएक्शन को समझना होगा, बाकी कहीं कोई टेंशन नहीं है। वाटर क्या में टूटता है बताइए, क्या में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। अभी ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो आप इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, आप किसी को कहीं भी बैठा सकते हैं, तो जोड़ दीजिए CH, एक पाई बॉन्ड तोड़े तो डबल बॉन्ड बचा। अब अभी आप H और OH को कहीं भी जोड़ सकते हैं, यानी हम H को यहां जोड़ दिए, OH को यहां जोड़ दिए। अब आप चाहिएगा तो OH को यहां, H को यहां जोड़ सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइन है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखिएगा, आप पढ़े होंगे कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, वही होता है। थोड़ा सा फ्रेश लिख रहे हैं ना, देखिए कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, ये बॉन्ड यहां आता है और ये बॉन्ड टूट के यहां चला जाता है। तो जरा देखिए तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, जरा देखिए तो ये CH तो पहले से था, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH हो गया, तो क्या देख रहे हैं बच्चों, ये यहां गया तो ये सिंगल बॉन्ड, ये देखो ये यहां से यहां गया, तो यहां पर कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। अब ये जो H प्लस है, ये बॉन्ड यहां गया होगा तो यहां माइनस आया होगा, यहां माइनस, और यहां से H प्लस जो निकला वो जाके यहां बैठ जाता है, इस तरह से
मेरे वीडियो को वापस रिटर्न करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए तो कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसको CH3 और करके CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये CHO कर दी। यानी ऑप्शन नंबर कौन चला गया, देखिए तो इसका कौन चला गया, बी इज करेक्ट। और ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी एरोमेटिक सिस्टम, तो एरोमेटिक सिस्टम को नेसेसरी कर, ये एरोमेटिक होने के लिए एक रूल बना गया था जिसका नाम था हकल रूल। हकल रूल का बोला था, पहले सुन लीजिए मेरा स्टेटमेंट। हकल रूल क्या कहा था, पहला कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लानर होना चाहिए, तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और चौथा सभी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होना चाहिए। तो देखिए तो ऑप्शन में एरोमेटिक होने के लिए प्लानर ये सही है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, हकल रूल फॉलो करना चाहिए, सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑल ऑफ दीज सभी सही है। ओके बच्चों, एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लानर, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड ऑल पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकेलाइज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 38 तो देखिए सामने एकदम रिएक्शन सजा के दे दिया है। देखो होता क्या है, यहां से Cl और यहां से Cl इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो देखो तो क्या बाहर निकला, 2NaCl। तो देखो यहाँ 2NaCl, यहां से क्या बचा, देखो यहां से क्या बचा CH3, यहां से क्या बचा CH3, तो CH3 देखो ये बन गया इथेन। अब जानते हैं कि अल्केन बनाने का बड़ा तगड़ा मेहनत है, मेथड है ऊर्ध्व रिएक्शन। ऊर्ध्व रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम है, ऊर्ध्व रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि सिंगल अल्काइल कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिए तो डबल कर देगा, 2 कार्बन का लीजिएगा तो 4 कर देगा, 3 कार्बन का लीजिएगा 6 कर देगा। यानी कौन सा रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन, हिंदी वाला यहाँ इंग्लिश वाला है, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, ऊर्ध्व रिएक्शन, ऊर्ध्व रिएक्शन। चलिए 39 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 39 क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 39 क्वेश्चन क्या है, चलिए कह रहा है कि which of the following is not an example of electron displacement effect। लिखवाए हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कौन कौन है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टोमेरिक एंड स्टेरिक, ये सब बताए हैं। उसमें से देखिए इसमें कौन मैच कर रहा है, इंडक्टिव है, इंडक्टिव है, इंडक्टिव है, चलिए हाँ है, रेजोनेंस भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, ये डिस्टिलेशन ये नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं है, यानी डी इज करेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन। इथेनॉल को हम लोग कॉन्क H2SO4 पर 443 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, तो क्या देता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यही इथेनॉल है बच्चों, यही इथेनॉल है। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, H2SO4 से कितना पर 443 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, 443 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ बाबू याद रखिएगा कि इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन, 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 डिहाइड्रेशन नाम है। और इसमें क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, ये एडजेसेंट है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अभी जो CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं CH2 और एगो H ऐसे कर दे रहे हैं। देखो कैसे होता है, यहां से ये बॉन्ड यहां चला जाएगा
और ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो देखो, तो यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस वाटर बन के निकल जाएगा। तो देखो वाटर निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम डिहाइड्रेशन रखा गया है। प्लस अब मेजर प्रोडक्ट की बात करो, यहां से क्या निकले, यहां क्या बचा, तो CH2, और यहां से पहले से सिंगल बॉन्ड था, दे दिए। अब ये बॉन्ड टूट के यहां गया तो ये डबल बॉन्ड डाल दिए। अब यहां क्या हो गया, CH2। अब इसका मोलेकुलर फार्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा मोलेकुलर फार्मूला, 2 कार्बन है तो C2 और 4 हाइड्रोजन है तो C2H4। नाम पूछे तो इथीन है नाम इसका। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं नहीं, बी नहीं, बी नहीं, C2H4 न है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए बच्चों। तो यही था बच्चों आप लोगों का। और यहां पर अगर एक चीज और कुछ याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा कि अगर यह टेम्परेचर कम करते हैं, कितना कम, तो लगभग 413 केल्विन के करीब लेके जाते हैं, 413 केल्विन के करीब ले जाते हैं, तब फिर आपका आंसर हो जाता ईथर। ईथर हो जाता, जो कि ऑप्शन ए नहीं दिया है, जो कि कहीं ऑप्शन ए नहीं है। 12 में जाओगे तो बड़ा डिटेल से पढ़ोगे, समझ गया। तो इसको देख लीजिए बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि ये मॉडल सेट आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरह से आपको हम आज का सेशन को एंड करेंगे और आपसे कहेंगे कि वीडियो को फास्ट करके विद इन 1 घंटा में ये वीडियो देख लीजिए। ये हम नहीं करें कि ये एग्जाम में आएगा सीधे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 2-4-10 क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों हम उम्मीद करेंगे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।